समता, स्वतंत्रता, बंधुता में रमण करने वाले लोग हैं। समण पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समान मन वाले, समान विचार वाले। ऐसे लोग जो सभी को बराबर मानते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते हैं, किसी को अपने से कम नहीं मानते हैं, सबको समान मानते हैं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते हैं। और ऐसे लोग हमारे देश के जो मूल निवासी थे, वो SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग हैं, जिनको हम समण के नाम से जानते हैं। और इन्हीं समणों का संघ समण संघ है। समण शब्द जितना प्राचीन है, संघ भी उतना ही प्राचीन है। संघ की विचारधारा बहुत पुरानी है। भगवान बुद्ध के समय भी तमाम संघ हुआ करते थे, जिनमें शाक्य संघ, बज्जी संघ, कुरु पांचाल कंबोज, मल्ल संघ, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ जैसे संघ चलन में थे। अर्थात संघ की थ्योरी आज की नहीं है, संघ बहुत प्राचीन है और संघ में रहना हमारी ताकत का द्योतक है। जिस दौर की बात की जा रही है, बुद्ध के समय और उसके बाद काफी समय तक हमारा यह देश बहुत विशाल देश था। आज के ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, इजिप्ट, संपूर्ण भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना का कुछ भूभाग, इन सबको मिलाकर हमारा देश हुआ करता था, जिसको हम महाभारत के नाम से जानते थे। और इसी देश में हम सभी लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता का आचरण करते हुए एक दूसरे के सहयोगी बने हुए रहते थे। समय के साथ बाहर से बमड़ों का प्रवेश हुआ। बमड़ों की कुटिल और सातिर चालों से समणों में बिखराव हुआ। समणों का इकट्ठा आना और जुड़ना जोड़ना कम हुआ और धीरे धीरे हमारा समण संघ पीछे चला गया, पर्दे के पीछे चला गया। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रही। बमड़ों ने समण शब्द का नया नाम उसे संस्कारित करके श्रमण रख दिया और उसका अर्थ भी बदल दिया। जहां समण का अर्थ था कि सब समानता का व्यवहार करने वाले लोग, वहीं श्रमण का अर्थ उन्होंने रख दिया श्रम करने वाले लोग। और यह सही है कि हम लोग इस देश में सारे हम ही लोग थे, तो हम राजा भी थे, मंत्री भी थे, वैद्य भी थे, डॉक्टर भी थे, श्रमिक भी थे, खेती करने वाले भी लोग थे, हम ही लोग सब संभालते थे। बमड़ों ने उसी नाम के आधार पर हमारे अंदर 6743 जातियां बना के रख दी और हम लोग धीरे धीरे इन जातियों में बंटकर बमड़ मानसिकता और उनकी कुटिल चालों में उलझकर जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव का रोग पाल बैठे और इस तरह से हमारा संघ बिखर गया। सब लोग अलग अलग रहने लगे। वर्तमान में पिछले 5 सालों से समर संघ को फिर से पुनर्जीवित करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसमें आप सभी को ज्ञात होगा 5 मई 2021 से समर संघ फिर से शुरू किया गया है और वर्तमान में लगभग 5 साल होने वाला है। समर संघ को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कार्य में बहुत सारी बाधाएं भी हैं। और अगर हम उन बाधाओं की बात करें तो मुख्यतः पहली बाधा बमण संस्कृति का प्रभाव है। हमारे सारे समण बमण संस्कृति के प्रभाव में हैं। वह बमणों द्वारा रची गई कुटिलता का शिकार होकर ऊंच नीच का भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव, पाखंड, आडंबर में फंसे हुए हैं और वह अपने ही भाइयों से छोटे बड़े का व्यवहार करते हैं, ऊंच नीच का व्यवहार करते हैं। और वही बमण अपने आप को अलग रख करके अपने आप को अपने अंदर ना तो कोई जाति पाति का भेदभाव रखता है, ना और कोई अंतर रखता है, लेकिन उसने हम लोगों को ऐसे जाल में फंसा दिया कि हम लोग आपस में SC, ST, OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग एक दूसरे के प्रति छोटे बड़े का भाव रखने लगे, उन्हें अपने से छोटा समझने लगे, भेदभाव रखने लगे
और इस तरह से हमारे अंदर जो बिखराव हुआ, उसमें बमर संस्कृति का प्रभाव सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है। दूसरा जो कारण है वो समणों का शिक्षित ना होना है। हमारे यहाँ अशिक्षा बहुत बड़े पैमाने पर चारों तरफ हावी है, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरों में भी जो लेबर क्लास के लोग हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं, उनमें शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव होने के कारण वह ना तो अपने इतिहास को जानते हैं, ना समण महापुरुषों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और ना ही उनके द्वारा किए गए कार्यों, समाज कार्यों के बारे में जानकारी रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान बुद्ध के बारे में, बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी लोगों को है, लेकिन उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का जो जज़्बा होना चाहिए, वह उनके अंदर नहीं है। तो यह अशिक्षा भी हमारे समणों को संघ में जोड़ने में एक बाधा के रूप में है। शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हम ये भी मानते हैं कि जो अधिक शिक्षित हो गए हैं, बड़े-बड़े सरकारी पदों पर हैं या बड़े-बड़े व्यापारी बन गए हैं, उनके अंदर आहंग-बाहंग का जो भाव आ गया है, उनके अंदर जो एक अहंकार पैदा हो गया है, वो भी समण संघ में समणों को जोड़ने में एक बाधा के रूप में काम करता है। उन्हें लगता है कि वो आर्थिक रूप से संपन्न हैं और उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से उनके पास धन है, सब कुछ है, संपदा है, लेकिन समाज से अलग रहकर निश्चित रूप से वो गलती कर रहे हैं, लेकिन ये भाव उनके अंदर से नहीं जा पा रहा है। उन्हें लगता है कि हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सब कुछ, हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को पैसे के बलबूते पाल लेंगे, अच्छी शिक्षा दिला देंगे, अच्छा व्यापार कर लेंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सामाजिक हिस्सा होने की वजह से, समाज का हिस्सा होने की वजह से किसी न किसी दिन उन्हें समाज की ज़रूरत पड़ेगी और तब उन्हें समझ में आएगा कि नहीं, उनको समाज से जुड़े होना चाहिए था। तो ऐसे शिक्षित लोग भी समर संघ में जुड़ने में बाधा के रूप में काम कर रहे हैं। अगला बिंदु मेरे हिसाब से राजनीति है। हमारे सारे भाई समर संघी जितने भी हैं, वो विभिन्न राजनीतिक दलों में बटे हैं। राजनीतिक नेताओं की चालबाजी, उनके लोक लुभावने नारे, उनके रुपए पैसे की देने का जो लालच है, दारू पिलाने का जो लालच है, वह लालच हमारे समणों को अलग-अलग राजनीतिक दलों की तरफ आकर्षित करता है। जाति की राजनीति राजनेताओं की एक पहली पसंद है। जाति की राजनीति के चक्कर में वह हम समणों को अलग-अलग धड़ों में, अलग-अलग ग्रुपों में बाँटने में कामयाब रहते हैं और वो नहीं चाहते कि ये सारे समण एक प्लेटफ़ॉर्म पर एक साथ हों, एक साथ जुड़ें। वह खुद भी जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनमें समणों की बहुतायत संख्या है, जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, लेकिन वो भी आपस में जुड़ना नहीं चाहते। तो हमारे समर संघ में जुड़ने-जोड़ने में ये भी एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में काम करते हैं। सर, बाधाएँ हैं तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी है और उस समाधान के लिए मैं जो सोचता हूँ, उसके हिसाब से हमें पहला काम ये करना चाहिए कि हमें अपने बीच कुछ समणों को, बहुत सारे समणों को प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे कि वो गाँव में, शहरों में अपने लोगों के बीच में जाएँ, उन्हें समर संघ की थ्योरी, समर संघ के बारे में बताएँ, बात करें और उन्हें ऐसी बात समझाएँ, जो उनके समझ में आए। ऐसी बात ना बताएँ जो हम तो समझ जाते हैं, लेकिन हमारा जो अशिक्षित समण भाई है या जो कम पढ़ा-लिखा भाई है, वो नहीं समझ पाता। तो उन्हें उनकी भाषा में, उनके हिसाब से समझाना पड़ेगा, जो उनकी समझ में आए। हमें मन, कर्म और वाणी से संघ के 10 गोल्डन नियमों का पालन करना पड़ेगा, उन्हें आत्मसात करना पड़ेगा और जब तक हम 10 गोल्डन नियमों को आत्मसात नहीं कर पाते हैं, तब तक हम सही मायनों में समर संघी नहीं हो पाते हैं, समर संघ के संबंध में काम नहीं कर पाते हैं और लोगों को संघ से जोड़ने में सफल नहीं हो पाते हैं। हमें समाज के प्रत्येक समण को यह अनुभव कराना होगा। हमें केवल बात नहीं करनी होगी सर, हमने अपने कार्यों से समणों को इस तरह का अनुभव कराना होगा, जिससे उन्हें यह एहसास हो कि हम उनके साथ हैं, उनके बराबर हैं, उनके हर सुख-दुख में शामिल हैं, उनके हर दुख में, हर कष्ट में आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से हम शामिल होते हैं। ऐसा जब हम उन्हें अनुभव करा पाएँगे,
तो निश्चित ही हमारे संघ का हिस्सा बनेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ जुड़कर काम करेंगे। हमें संघ से जुड़ने के फायदे बताने होंगे, ऐसे फायदे जो उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। गाँव में छोटी-छोटी ज़रूरतों को लेकर हमारे संघी भाई कभी लेखपाल के पीछे भागते हैं, कभी अमीन के पीछे भागते हैं, कभी नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पीछे भागते हैं और वो परेशान रहते हैं। अगर हम लोग इस एंगल से सोचें और उनकी मदद करने की ठान लें, तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होंगे और हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर हम इस तरह का प्रयास करते हैं, तो हम समर संघ को बड़ा बनाने में, विस्तार देने में कामयाब होंगे। बस मुझे इतना ही कहना है सर। यदि मेरी वाणी में कोई गलती हुई हो, कोई कमी रह गई हो या मेरी बात से किसी को कोई दुःख पहुँचा हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, माफ़ करे, माफ़ करे। संघं बहुत-बहुत नमामि, साधुवाद। संघं नमामि, संघं नमामि सर। बहुत-बहुत सा न्यूज़ मिली है और मैंने उस चीज़ को देखा भी है, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ। महाराष्ट्र के एक महाराष्ट्र में है ये सौंदला गाँव। 21 फरवरी को यहाँ पूरे गाँव मतलब पूरा गाँव पंचायत ने कोई पंचायत मुखिया है, उन्होंने पूरे गाँव से जाति हटा दिया है। उस जी, गाँव जी, में जी। सारे जाति के लोग थे, यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म भी था। वो लोग बैठ के पूरे गाँव में जाति जो भी लगा था, ओबीसी, एससी और जितने भी लोग थे, सबका जात हटा दिया गया है और वहाँ अपने नाम के आगे या तो भारतीय लोगों ने लिखा है और नहीं तो अपने फादर का नाम लिखा है। तो ये जब मैंने न्यूज़ देखा था 5-6 दिन पहले देखा था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो हम एक काम कर रहे हैं, एक पिरो रहे हैं समर नाम से और जातियों को हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक गोल्डन रूल है, जाति अभ्यास कभी नहीं। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक गांव में पहल हो चुकी है महाराष्ट्र में कि एक पूरा का पूरा गांव जाति विहीन हो गया, मतलब जात हटा दी गई है और अपने नाम के आगे या तो भारतीय जोड़ा गया है और नहीं तो फिर अपने फादर का नाम जोड़ा गया है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं चिंगारी है, हर इंसान पे जुड़ा हुआ है। बट यही है कि हाँ, हमें अपने लगन को बनाए रखना है ऐसे ही, और मैं भी आशा करती हूँ कि हमारे यहाँ भी ये काम शुरू हो जाए। बहुत बहुत साधुवाद सर। बोलें सर, सीपी सिद्धार्थ सर। बहुत-बहुत साधुवाद बहन जी, इस सूचना के बहुत लिए बहुत भी और उस गाँव को वास्तव में हम लोगों को नमन करना चाहिए उन सभी को जी कि सर। उन्होंने ये कदम उठाया और उससे हम लोगों को प्रेरित होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। धन्यवाद बहन जी। सीपी जी, सिद्धार्थ जी। सर आगे बढ़ाए मीटिंग को। जी, जी, जी। बहुत-बहुत साधुवाद। बहन जी माइक बंद करिए, और भी सर लोग का खुला हुआ है। कट के सर आए सर। जी बहन जी। आज सभी जिस समन संघी बहनों और सर को मेरा संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि, सारे हमारे संतों को, पुरखों को वंदामि। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूर्णमासी है, फागुन। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है समनों के इतिहास में। उससे पहले मैं इसकी पार्श्वभूमि बताता हूँ कि जहाँ से मैंने थोड़ा कुछ पढ़ा हूँ, ज्ञान अर्जित किया है, तो उसका पहली जो शुरुआत थी वो ये है कि महासमन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब है, वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का बीजनाश। उसमें उनका एक बहुत फेमस कोटेशन है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन। हर राजनीतिक क्रांति से पहले सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का होना जरूरी है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि 2500 साल पहले महासमंत तथागत बुद्ध ने सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का मतलब आगाज किया था, और उसके बारे में वो बताते हैं कि 200 साल बाद सम्राट अशोक, जो इस दुनिया के सबसे महान मानवतावादी सम्राट माने जाते हैं, उन्होंने इस देश में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की थी। आप सभी जानते हैं, आप आज के भारत से 2.5 गुना भारत खड़ा कर दिया था। तो ये संभव कैसे हुआ, बाबा साहब लिखते हैं। वो इसीलिए लिखते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर लोग जब इकट्ठा आते हैं तो पॉलिटिकली इकट्ठा आना बहुत आसान होता है। तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज आउटपुट, इट इज नॉट इनपुट। और हमने पिछले 75 साल से जो महासमन बाबा साहब ने जो बताया था उसका संदेश गलत तरीके से लिया है। हमने वो आधा अधूरा सेंटेंस बाबा साहब का लिया, जाओ और अपनी घर की दीवारों पे लिख दो कि आप इस देश की हुक्मरान जमात बननी है या आपको बनना है, इस देश की बागडोर संभालनी है।
उससे पहले वो लिखते हैं कि जब तक कल्चरल और सोशली आप इकट्ठा नहीं हो जाते हो, पॉलिटिकली इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। और ये इसीलिए उन्होंने 25 नवंबर 1949 को ये कहा था कि अनलेस एंड अनटिल there won't be any conversion of political revolution into social and cultural revolution, this country will not become a nation. ये जो देश है ये राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक राजनीतिक क्रांति को हम लोग सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति में बदल नहीं देते। और वो कहते हैं कि आउटपुट क्या है, तो आउटपुट है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। और ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द फास्टेस्ट मीडियम ऑफ सोशल चेंज, ऐसा भी उन्होंने कहा। लेकिन पॉलिटिक्स की क्रांति या पॉलिटिकल क्रांति होने से पहले अगर न्याय, नीतिमत्ता, प्रज्ञा, करुणा, मैत्री अगर नहीं है समाज में या देश में, तो उस पॉलिटिकल चेंज का कोई मतलब नहीं होता। और इसका अनुभव हम पिछले लगभग 75 साल होने के बाद पूरा अनुभव कर रहे हैं। दुनिया का बेस्ट संविधान हमारे पास है। दुनिया का सबसे बड़ा मॉड्यूल जो कहा है डेमोक्रेसी का, जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सारी दुनिया ने सराहा है। उसके एक समारोह में मैं खुद भी उपस्थित था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसके पीछे कारण क्या है? कल्चरल रेवोल्यूशन का ठीक तरीके से नहीं समझना। और समन जो शब्द है, जो कि समता में रहने वाले लोग, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले लोग, इन लोगों को अगर इकट्ठा आना है, अपनी पावर बतानी है और सही मायने में सारे रेवोल्यूशन को ठीक तरीके से चलाना है, आने वाली जनरेशन को ठीक तरीके से हमको गाइडेंस करना है, तो उसके लिए कल्चरल रेवोल्यूशन की बात करनी पड़ेगी। तो आज कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण आज दिन है, होली का दिन, आप सारे जानते हो। और ये इसका इतिहास क्या है, इसका थोड़ा सा मैं जिक्र करता हूँ जहां तक मैं पढ़ा हूँ। आज तो मेरी उतनी स्टडी नहीं हुई, इसलिए मैं वहां पे चाहूंगा कि शॉर्ट में बताऊंगा और ज्यादा डीप में भी नहीं जाऊंगा। तो ये होली शब्द जो है, एक होला है, होला शब्द, और एक हेला शब्द, ये दो शब्द पाली साहित्य में आते हैं। तो ये होला शब्द क्या है? तो इतिहास में तथागत बुद्ध के धम्म बताने के पहले ऐसा था कि जितने भी 16 जनपद थे हमारे, जो कि रिपब्लिक थे, अपना राजा खुद चयनित करते थे, उसको राजा बोलते थे, लेकिन वो चुना जाता था समन संघ की मीटिंगों से, संगतियों से। और वो जैसा संघ कहता उस तरीके से वो कार्यकर्ता, जिस दिन उसका अविश्वास हो जाता संघ में, उसको अपना पद छोड़ना भी पड़ता था। तो ये वाली डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पद्धति थी, क्योंकि उसके पहले कल्चर था। तो होली का मतलब क्या है? तो होली का पहला मतलब जो है वो होला है। होला में ऐसा बताया है बुद्धिस्ट लिटरेचर में और समनों के इतिहास में कि होला क्या होता है कि जैसे चने जो कच्चे होते हैं ना, जो अभी भी पकने को होते हैं, चने की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, जो इस महीने में जो फसलें आती है वो, तो उस फसलों को टेस्ट करने का जो मीडियम था, जैसे अगर चना पक गया हो तो उसको भूंज लेते थे इसमें लकड़ियों में आग लगा के, गेहूं का भी वैसा करते थे। अगर दाना पूरा पक गया तो समझते थे कि होला अच्छा हो गया, तो खाते थे, टेस्ट करते थे। फिर उसके बाद उनको पता चल जाता कृषि के हिसाब से कि आने वाले 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भरे में ये उपज आने वाली है, उसके लिए तैयारी करते थे। तो ये कृषि का जो उत्सव था उनका, उसको होला कहा जाता है। ये साइंटिफिक था। लेकिन उसके साथ साथ होली को हेला भी बोला गया। हेला क्या होता है? तो इसका जिक्र तथागत बुद्ध का जो धम्मपद है, उस धम्मपद में चैप्टर 2 है, अपमाद वग्गो, उसमें गाथा क्रमांक 26 और गाथा क्रमांक 27 है। तो इसमें अपमाद वग्गो है। पमाद शब्द को हमको पहले जानना पड़ेगा। पमाद यानी जो नशेड़ी लोग होते हैं, जो सील का पालन नहीं करते, बुरा व्यवहार करते हैं और कुछ भी समाज में अटपटी बातें करते रहते, खासकर हमारी बहनों का, स्त्रियों का, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उसको पमाद ही बोलते, पमाद। और अपमाद यानी इन शब्दों के ऊपर कंट्रोल करना, सम्मान स्थिति में रहना, जागरूक रहकर ऐसी बुरी बातें नहीं करना। तो तथागत बुद्ध के जमाने में जो ये दो गाथाएं तथागत ने बताई, उसकी अट्ठ कथा है। अट्ठ यानी अर्थ कथा है। हर जो लगभग 423 गाथा है धम्मपद में, 26 चैप्टर है। तो हर जो गाथा है उस गाथा का एक चैप्टर है, हर गाथा का एक लेसन होता है, चैप्टर होता है, और उसका अर्थ वहां पे बताया।
तो गाथा क्रमांक 26 और गाथा क्रमांक 37 चैप्टर नंबर 2 में आया है। तो उसमें वो कहते हैं कि जब तक आप लोग, क्योंकि उस वक्त तथागत के वक्त भी बहुत सारे लोग ये होली मनाते थे। तो होली कौन सी थी? उसका स्वरूप इतना था कि खेतियों में जो ढेले होते थे मिट्टी के, उन ढेलों को एक दूसरे की तरफ वो फेंकते थे। वो कल्चर बन गया था उनका। पर उसमें ये गंदगी या गाली गलौज, शराब पीना, ये वाली बात शुरू में नहीं होती थी। अगर खेती से खेती से कोई उपज आई है और अच्छी उपज दिखाई दे रही है, आने वाले दिनों में 15-20 दिन, 1 महीने में अच्छी फसल आ जाएगी, तो इसके लिए आनंद मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर वो मिट्टी के ढेले, जो छोटे-छोटे, हमको ढेकुल बोलते हैं मराठी में, वो फेंकते थे। और ऐसे, लेकिन बाद में जाके बुरे लोगों ने, पमादी लोगों ने, तथागत कहते हैं, पमादी लोगों ने उसको थोड़ा अलग स्वरूप दिया। समाज में किसी जो दुबले लोग हैं या कुछ काम कम करते थे या महिला वर्ग थे, इनके प्रति उन्होंने अपना गैर व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो वो कुछ कभी शराब करते थे, नशा पता कर लेते थे, और उनके ऊपर वो उसके जगह पे फिर उस वक्त के जो भी कलर होते थे एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू कर देते थे, और महिलाओं की, लगभग महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते थे। तो तथागत बुद्ध ने 2 गाथा बताते वक्त ये कहा है कि हे भिक्खुओं, इस होला नाम का जो इतना पवित्र जो ये था उत्सव, उसको उन्होंने होली बना दिया। और ये हेला की वजह से, मतलब हेला जो होता है ना, वो अभद्र व्यवहार करता है, तो उस तरीके का व्यवहार करने वाले को हेला बोला गया। और तीसरा शब्द आया उसमें धूलिया, मतलब ये धूलिवंदन जो होता है कि फिर बहुत गंदी मट्टी या कीचड़ एक दूसरे के ऊपर फेंकने का, उसमें से उपज करके तीसरा शब्द है। ये तीनों शब्द का पाली डिक्शनरी में, पाली साहित्य में काफी उल्लेख आया है। तो उन्होंने कहा भिक्खुओं, जिस दिन ये होला इतना अच्छा पवित्र हमारा उत्सव हुआ करता था, खेती करने वाले किसानों का और आम लोगों का, उसको इन्होंने बहुत बदनाम कर दिया। ये पमादी लोग हैं। प्रमाद यानी उल्लंघन करने वाले, नीति नियमों का पालन नहीं करने वाले लोग। इनसे बचने के लिए होली के दिन आप विहारों में, बंद विहारों में रहना, और वहां पर लोकल वाले जो जितने भी उपासक थे, उनकी भोजन की व्यवस्था, पिंडपात की व्यवस्था उसी विहारों में की जाती थी, की जानी चाहिए। ऐसा तथागत ने ये अपमाद वग्गों में 2 गाथाओं में दिया है। तो उसके बाद होली क्या हुई और होली का क्या हुई? तो पाली के जो व्याकरण है, उस व्याकरण में खासकर मोग्गलान व्याकरण जो सबसे पुराना है, उसमें जो आ शब्द जो आता है ना, वो महिलाओं का पाली का शब्द होता है। जैसे आ शब्द आता है आखिरी का, जैसे विशाखा, महामाया, ऐसे वाले शब्द आ में एंड होते हैं। ये सारे के सारे शब्द पाली के शब्द है। होली का ये शब्द भी महिलाओं को जो दिया गया, वो पाली का शब्द है। तो पाली कल्चर में उस वक्त ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में जाके काउंटर रेवोल्यूशन हो गई। तो तथागत के बाद इसको पूरा उसके स्वरूप को बदल दिया गया, क्योंकि इससे भी इंपॉर्टेंट क्या बात थी, जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, तो वैशाख पूर्णिमा में, तो उसके सिर्फ 2 महीने के बाद एक पहली संगीति लगी थी दुनिया की, महापरिषद जिसको बोलते हैं। 500 अरब भिक्खु उसमें थे। 500 अरब भिक्खुओं ने 7 महीने तक पूरा त्रिपिटक, लगभग हम जानते हैं त्रिपिटक के आज तक 95 वॉल्यूम से, ओरिजिनल तथागत के और कंटेम्पररी भिक्खु ने जो प्रवचन दिए उसके, और उसके ऊपर कमेंट्रीज लिखी, ऐसे लगभग 165 वॉल्यूम्स है त्रिपिटक के। तो इसका पूरा जिक्र 7 महीने तक 500 अरब लोगों ने जो संगीति की, तो उस संगीति को पूर्ण रूप प्राप्त हुआ आज के दिन। ये जो फाल्गुन पूर्णिमा जो बोलते हैं ना आज का, तो उस दिन सारा त्रिपिटक मतलब गायन कर लिया गया, संगायन कर लिया। इसीलिए जो संगीति बोलते हैं ना कि पूरे ज्ञान का समूह के इकट्ठा गाना, उस वक्त गाकर ही याद रखा जाता था। लिपि उस वक्त इमर्ज नहीं हुई थी, सिर्फ बाद में जाके अशोक सम्राट के काल में लिपि आई। फिर उन्होंने 84,000 स्तूप बनाए, स्तंभ लेख, शिलालेख, गुफा लेख, आप सभी जानते हो। तो उस वक्त ये जो संगायन किया 7 महीने के लिए, तो उस दिन को अच्छे तरीके से मनाने का फिर कल्चर शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस दिन को आपको बड़े प्यार से, बड़े त्याग से, बड़े नम्रता से पालन करना है। घर में बैठना, 1-2 घंटा आनापाना मेडिटेशन, विपस्सना मेडिटेशन और
आपको मेत्ता भावना मेडिटेशन करनी है, और जो एक्सपर्ट है वो कसीना मेडिटेशन भी करेंगे। तो इस तरीके से त्रिपिटक को नमन करने का दिन था, क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन नॉलेज, क्योंकि आप अगर पॉलिटिक्स सोसाइटी का सर राइस डेविड और मिसेस राइस डेविड्स का अगर वचन सुनोगे, जो ट्रांसलेशन किया गया था पाली से इंग्लिश में, और इंग्लिश से फिर जर्मन में चला गया, और सारी दुनिया की भाषाओं में ये ट्रांसलेशन हुआ, तो उनका कहना है कि दुनिया का सबसे बेस्ट नॉलेज अगर आपको कहा है, ओशो ने भी कहा है ऐसा। तो ये सारा का सारा आपको नीतिमत्ता का, न्याय का लिटरेचर और ज्ञान आपको त्रिपिटक में मिलेगा, क्योंकि किसी इंसान ने रिसर्च किया हुआ और जीवन में इंसान को इंसानियत देने का जो पूरा लिटरेचर है वो इसमें था। तो इसीलिए इसको मनाने के लिए होली के दिन मेडिटेशन की जाती थी। लेकिन इस प्रथा को काउंटर रेवोल्यूशन के बाद इसी दिन को, जो भी पूर्णिमा के दिन है, खासकर समनों के इतिहास में, बुद्धिस्ट लिटरेचर में, इतिहास में ये बहुत पवित्र दिन माने जाते हैं। तो इस पवित्र के दिन में घर में अच्छा खाना बनाया जाता है। भिक्षुओं को, जो हमारे जो रिस्पेक्टेड वृद्ध लोग हैं, वड्ढा लोग हैं, हमारी माताएं हैं, इनका सम्मान किया जाता था। लेकिन बाद में जाके काउंटर रेवोल्यूशन के बाद जहां जहां भी समनों का कल्चर था, उसको कल्चर को नष्ट करने के लिए फिर इसको गंदगी का और प्रमाद का स्वरूप दिया है। और वो प्रमाद का स्वरूप देते वक्त उन्होंने उसमें बहुत बुराई लाई। और एक बात ऐसी है कि जब भी पहले दिन से शुरू हुआ था, आषाढ़ पूर्णिमा या कुछ तो भी था, वहां से संगायन शुरू हुआ, तो उन्होंने गाय के गोबर को इकट्ठा करके उसकी गोल गोल चक्र बनाते थे, और उसके 24 आरे निकालकर धम्म चक्र बनाया जाता था, और उसको फेंक नहीं देते थे। 7 महीने तक उसको वैसा ही रखा जाता है। और वो सारा कुछ अनित्य है, सब्बे संकारा अनित्याति, मतलब हम लोग जो आज की जनरेशन है वो खत्म होने वाली है। तो इसीलिए जो हमने संगायन जो किया त्रिपिटक का, ये भी नष्ट हो सकता है अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे। इसीलिए प्रतीक के स्वरूप में वो जो उपले बनाए जाते थे, उसके ऊपर धम्मपद या क्या बोलते धम्म चक्र उकेरा जाता था, उसको फिर होली के दिन में एक वेदी में जलाया जाता था, त्रिशरण पंचशील उस वक्त की जो भी प्रथा थी वो करके। और लेकिन उस प्रथा को इन्होंने लकड़ियां इकट्ठा करके, गाली गलौज करके, ये समनों के कल्चर को नष्ट करने की प्रथा शुरू की। और इसका परिणाम ये हुआ कि वक्त के चलते समन लोग बिखर गए, और वमनों का फिर कल्चर आया, और उन्होंने यहाँ की अच्छी बातों को ढकेल दिया और बुरी बातों को हमारे ऊपर थोपना शुरू कर दिया। असल में हमारा पवित्र ये था, त्योहार था, इस त्योहार को फिर बहुत गलत स्वरूप दे दिया गया। इसके कई उदाहरण है, बहुत सारे और प्रूफ भी दिए गए हैं, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आपके आज के समन संघ में आपको क्या करना है इस दिन? तो वही जो 7 महीने तक त्रिपिटक का संगायन किया था, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन नॉलेज है, जिसको पढ़ के और जिसके ऊपर प्रैक्टिकल करके इंसान सारे जन्मों जन्मों के दुखों को नष्ट कर सकता है। इतनी अच्छी विधि और इतना अच्छा सिलेबस, इतना अच्छा ज्ञान, इसको नष्ट करने के लिए काउंटर रेवोल्यूशन वालों ने बहुत बड़ी साजिश रची। और जैसा कि अभी 10 गोल्डन रूल में या समन संघ के सार में, और जो समन संघ की खास बात में बताया गया कि समन का श्रमण बनाया गया, क्योंकि ये संस्कारित भाषा, जो संस्कृत भाषा है, संस्कारित है, 3 भाषाओं से बनी हुई भाषा है। बाहर से आए हुए लोग कुछ ग्रीक जानते थे, ग्रीक लैंग्वेजेस अलग अलग प्रकार की, यहाँ की अर्धमागधी थी, बाद में वो पाली बन गई, उसकी धम्म लिपि थी। ये 3 भाषाओं का मिक्स हो गया, और उससे संस्कारित भाषा हो गई। समन शब्द का श्रमण कर दिया, और श्रमण करने से हमको ये टाइटल दिया गया कि आप श्रम करने वाले मजदूर, लेबर, दिहाड़ी कामगार, गंदगी साफ करने वाले लोग हो। और उसको हमने मान लिया। कोई भी बात आदमी तभी मानता है जब वो अल्पसंख्यक होता है। हम लोग भले ही 85% आज भी है, लेकिन हम टूटे हुए लोग हैं। बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया में इसको ब्रोकन मैन कहा है। ब्रोकन मैन थ्योरी है, जो भी कास्ट इन इंडिया, शुद्राज एंड द अनटचेबल्स, और रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, और एनिलेशन ऑफ कास्ट, 5 किताबें जो भी पढ़ेगा वो बहुत भली भांति जानेगा। मैं ये नहीं कहता कि केवल बाबा साहब की किताब पढ़ो, उससे भी ताकतवर, उससे भी खतरनाक शब्द वाली किताब है गुलामगिरी, जो कि बाबा साहब के गुरु और हमारे गुरु ज्योतिराव फूले ने लिखी है। सार्वजनिक सत्य धर्म नाम की भी किताब है, इसमें भी है। पेरियार सर की तो इतनी बड़ी
हिंदू धर्म की फिलॉसफी नाम की एक किताब है, उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपके मन का जितना भी मैल है ना, जिस मैल की वजह से हम एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते, ये सारे हमारे बहुजनों के, समणों के, जितने भी पुरखे, इनको अगर गहराई से गंभीरता से पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग से कचरा हट जाएगा। और जो जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि लोग इकट्ठा नहीं रहते, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज, भला बुरा, उल्टा सीधा कहते रहते हैं। ये केवल और केवल हमारा इतिहास और हमारा कल्चर ठीक तरीके से नहीं जानने की वजह से हमारे यहाँ से हमारी गलती हो रही है। इसमें वमनों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुरा व्यक्ति, उसको जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, उसको 1 महीने के लिए नली में डाल दो या उसको मिट्टी में दबा दो और 1 महीने के बाद निकाल लो तो वैसी होती है, रहती है। तो इस तरीके से वो वमन लोग हैं, उनकी पूंछ आप किसी में भूंज लो, किसी भी टेम्परेचर में कर लो, लेकिन वो उसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो तोड़ने का, समाज को तोड़ने का, लोगों को इकट्ठा आना, यानी उनके पेट में दर्द होता है। तो इसलिए उनसे अपेक्षा क्यों करते हो कि उन्होंने हम हमारे लिए अच्छा करना चाहिए। आप संख्या में 85-90% हो, आपके बीच में गलतियां बोला जाता है। और इसी थ्योरी को, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी को, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आधुनिक दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब ये E=mc सूत्र वाला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सूत्र जो लाया, तो एनर्जी को रिलीज करने का नील बोर नाम के एक साइंटिस्ट ने अणुबॉम्ब की खोज की। ओपेनहाइमर और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको सिद्ध किया। उन्होंने कहा कि ये जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा निर्माण भी नहीं होती और नष्ट भी नहीं होती। थर्मोडायनामिक्स का 3rd रूल है। इसका जिक्र आपको समनों के इतिहास में प्रूफ के साथ मिलेगा। इतने पवित्र, इतने ज्ञानी, इतने साइंटिफिक लोग हमारे थे, पर समन का श्रमण हो गया, हम गुलाम बन गए, बिखर गए, और आज कोशिश करने के बाद भी इकट्ठा नहीं होते और हमारे बीच में एक दूसरे के पैर खींचने का काम करते हैं। लेकिन तथागत ने इसके ऊपर उपाय भी बताया। तथागत कहते हैं, वो एक वमन था भारद्वाज नाम का, उसको बहुत पेट में दर्द होता था कि सिद्धार्थ गौतम, वो गौतम बोलते थे, बुद्ध नहीं बोलते थे, क्योंकि दूसरों को सम्मान नहीं देने का उनका अपना खुद का कल्चर है। आज भी देखो, आप चीफ जस्टिस बन जाते हो फिर भी जूता फेंका जाता है, आप प्रेसिडेंट बन जाते हो फिर भी मंदिरों में एंट्रेंस नहीं दिया जाता है। तो ये उनसे आप अपेक्षा क्यों करते हो कि वो लोग आएंगे और आपके शरीर का अच्छा काम कर देंगे, आपकी बीमारी को खत्म करेंगे, आपको दवाई देंगे या आपको अच्छी डेमोक्रेसी देंगे? बिल्कुल नहीं। जड़ हमारे मन में है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कल्चर ठीक, जो पुराना अच्छा कल्चर हमको समझ में आए, जो होली का नाम जो है वो पाली का शब्द है, अर्धमागधी का शब्द है, हमारे कल्चर का, और धम्मलिपि में लिखा हुआ है, और बहुत सारे शिलालेख भी आजकल मिल रहे हैं, उसमें बहुत मिलता है, पुराना हमारा ही कल्चर है। लेकिन अभी उसका मैं समझता हूं कि जब तक पूरी थ्योरी, ऑथेंटिकेट थ्योरी नहीं आएगी, किसी के बहुत सारे हजारों लोगों के रिसर्च से सिद्ध नहीं होगा, तब तक मैं तो कहता हूं कि 22 प्रतिज्ञा के ऊपर फोकस करो। कि मैं उनकी कुछ भी बात बगैर टेस्ट की नहीं करूंगा। 22 प्रतिज्ञा आप भी प्रमाण करके अगर इंप्लीमेंट करोगे तो उसको लिटमस टेस्ट है 22 प्रतिज्ञा, हर बुरी बात के लिए। तो ये वाली बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारा कल्चर जब खंगाल लेंगे, उकेरोगे, तो सारा कुछ अच्छा जो है हमारा ही है। इसीलिए 12 के 12 पूर्णमासी जो है वो हमारी है, पर उसका कलर बदल दिया गया, उसका बर्ताव बदल दिया गया, उसका स्ट्रक्चर बदल दिया गया, कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सारा कुछ उसका स्वरूप बदल दिया गया। वरना ये साइंटिफिकली, ग्रामेटिकली और लिटरली और कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये सारा कुछ हमारा था। लेकिन हमको आज पहले उसको टेस्ट करना पड़ेगा लिटरल। जैसे हम व्यक्ति के बारे में कहते हैं ना, कि कोई व्यक्ति अगर प्रेम से बात करता है तो भी, और कोई व्यक्ति बुरी गंदी बात, गाली गलौज की बात करती है तो भी, कालाम सुत्त के टेस्ट से उसको गुजरना पड़ेगा। कालाम सुत्त कहता है कि तथागत ने कहा कि मैं भी कह रहा हूं, चाहे मैं तथागत सम्यक संबुद्ध हो फिर भी मत मानना, पुरखों से चली आई परंपरा फिर भी मत मानना, किसी किताबों में, ग्रंथ में लिखा है फिर भी मत मानना। क्या ये बहुजनों के हितों की और सुखों की बात है? क्या ये सिद्ध करने के बाद उसका रिजल्ट अगर अच्छा ही पॉजिटिव निकलता है तो ही उसको मानना है? तो हमको ये सारी लिटमस टेस्ट, सारी चीजों को लगानी पड़ेगी। व्यक्तियों को तो बहुत जल्दी, बहुत जरूरी है लगाना, क्योंकि एक व्यक्ति अगर कोई गलत चीज करता है,
झूठा नैरेटिव अगर फैलाता है तो उसका उसका बहुत परिणाम होता है। इसलिए तथागत ने कहा कि शुरू में चुप रहना, अपना काम जारी रखना, क्योंकि काम ही कम्म जो बोलते हैं कम्म विपाक, काम ही आपकी पहचान है। आप जो सोचते हो, एक जैसी सोच आपकी बन जाती है, तो आपका कम्म जो है वो एक जैसा होने लगता है। और जो लोग लाखों की संख्या में, हजारों की, करोड़ों की संख्या में अपना कम्म एक ही दिशा में करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है, विपाक बोलते हैं उसको, वो बहुत क्रांतिकारी होता है, क्योंकि एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्ट, हैबिट कीप्स यू गोइंग। प्रेरणा आपको, इंसान को प्रवृत्त करती है। जैसे आज का होली का इतिहास हम जान रहे हैं, लेकिन इसका सही सच इतिहास अगर आगे जाके जानोगे तो पता चल जाएगा, ये तो एनर्जी इकट्ठा करने का इतिहास था, एक दूसरे को प्रेरित करने का इतिहास था, लेकिन इसकी आदत खत्म हो गई, इसीलिए परिवर्तन संभव नहीं हुआ। इसीलिए मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्ट, हैबिट कीप्स यू गोइंग। प्रेरणा इंसान को प्रवृत्त करती है, लेकिन अच्छी चीज की प्रेरणा अगर बार बार आएगी तो परिवर्तन होगा। तो समन संघ को यही अच्छी बातें करनी है, पॉजिटिव बोलना है। सभी लोगों को जो बुरे बोलते हैं उनको भी मैत्री दे दो, क्योंकि आनंद ने महापरिनिब्बाण सूत्र जब तथागत बुद्ध वैशाली से निकले और बोला कि आनंद 3 महीने के बाद तथागत इस दुनिया से महापरिनिभूत हो जाएंगे, वो अस्तित्व में नहीं रहेंगे, तो आनंद रोने लगा। तो आनंद ने पूछा कि भगवंत आप तो हमेशा मैत्री की ही बात करते हो, और आप यहाँ भी महापरिनिब्बाण सूत्र बताते वक्त मैत्री करने की बात कर रहे हो, कहीं ऐसा तो ना समझ लो कि मैत्री आधा धम्म है। तो कहते हैं कि आनंद ऐसा मत कहो, ऐसा मत सोचो, मैत्री पूर्ण धम्म है। जब तक आपके मन से मैत्री का पूर्ण तरीके से बर्ताव नहीं होगा, आपके आदत में बर्ताव नहीं होगा, मन में सोच नहीं होगा, तब तक आप दुरुस्त नहीं हो सकते। वरना तथागत कहते हैं कि अगर आपके पेट में अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वोमिटिंग के रूप में निकलता है, उसकी गंदगी से आप वहां पर रुकते नहीं। तो जिसके मन में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नहीं है, उसके पेट में मल है, और जो मल बाहर से मुंह से निकालेगा, कहीं से भी निकालेगा, तो गंदगी ही फैलाएगा, बास ही मारेगा। तो इसलिए उन लोगों से सावध रहते हुए बस शांत रहना, उनको अपनी पूरी पेट की गंदगी निकालते देना और अपना काम जारी रखना। आप जितनी ताकत से अपना काम जारी रखोगे तो आपका काम ही आपका कम्म विपाक में परिवर्तित हो जाएगा, और परिवर्तन तभी हो जाएगा कि कंटिन्यूस एफर्ट करोगे। उन्होंने आगे ये भी लिखा बाबा साहब ने कि वो कहते हैं कि उनका उनका एक ऐसा एक ये है जो कि जो नेपोलियन हिल नाम की, इसमें थिंक एंड ग्रो इसमें बताया। वो कहते हैं कि अगर जो चीज आपको बार बार कहते हो तो वही चीज आपको अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसका भी सूत्र है मनोपुब्बकम्मा का। तो आज हमको सबनों को होली के त्योहार से यही देखना है कि होली का त्योहार ये पवित्र था, ये गंदगी बाद में फैलाई गई, शुरू में था लेकिन वो इतना गंदा नहीं था जितना कि आज के परिप्रेक्ष्य में है। आज के लोग उसी चीज को, जो गंदे लोग पमादी लोग हैं, वो पमादी लोगों के इसमें मन में फंसे हैं, उनके विचारों में फंसे हैं, इसीलिए करते हैं। लेकिन इसको अगर फाइन ट्यून करोगे, जैसा कि लैब में हम हर चीज टेस्ट करके छान कर लेते हैं, अगर ऐसा करोगे तो आपका अच्छा कल्चर आपको मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो समन संघ यही कह रहा है कि जैसा हमने कहा कि बुद्ध विहार समन्वय समिति 2 दिन के उनके राष्ट्रीय समारोह में समन संघ के बात जब सुनी तो उन्होंने कहा कि हम ज्वाइंट हैंड करके काम करने को तैयार है। आप बोलो कि भारत के कितने विहार है आपके पास, कितने ऐसे बहुजनों के मंदिर है, जैसे संत रविदास के गुरुद्वारे है, कबीर मंदिर है, पेरियार के है, या गुरुचांद ठाकुर, हरचांद ठाकुर के है, या फिर ज्योतिराव फुले की, उनको सबको इकट्ठा कर लो और हम लोग एक गठजोड़ कर लेंगे और एक नया कल्चर स्टैब्लिश कर लेंगे। और पाली प्राकृत, इसको 11,000 लोगों को उन्होंने एग्जाम को बिठाया, बच्चों को, आज तक 3-4 साल में। तो ये काम हमको करना है अपने कल्चर को निभाने का, इसीलिए इकट्ठा होना है। और अपने बर्ताव में जो गंदगी आपके पास है वही गंदगी फेंकोगे, इसलिए पेट साफ कर लो, वैसा मन को भी साफ करना पड़ेगा। और जितने लोग मन को साफ करने का काम करेंगे उतने ही लोग समाज को आगे ले जा सकते हैं, वरना केवल बात करने से नहीं होगा। तो सारे संगी लोग, आज का जो त्रिपिटक का 7 महीने का रिहर्सल किया गया था, उसको मनाने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए जो त्योहार था, उसके पहले खेती करने वाले किसानों ने अपनी फसल पकी या नहीं है,
कितने दिन में आने वाली है, इसके लिए साइंटिफिक ये त्योहार शुरू किया था, उसको जो आज अनसाइंटिफिक किया गया, गंदा कर लिया गया, इसको हम अपनी आदतों से दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये काम हमको ही करना है, दूसरों के हाथ से काम करके हमारा काम नहीं होगा, खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि चंदन जितना घसता है उतना सुगंध फैलाता है। तो सारे समन संगियों को मैं यही यहाँ पर कहूंगा कि हमको चंदन जैसा घसना है, घिसाना है, और आग में लपेट कर नहीं, तो आग से बचकर, बुरी चीज से बचकर अपने आप को, लोगों में अपनी सोच को, अपनी पहचान को फैलाना है, क्योंकि आपकी पहचान ही लोगों के ऊपर परिणाम कराती है। और आपकी उपस्थिति अगर ज्यादा संख्या में रहेंगी, आप इकट्ठा हो जाओगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा 2 अप्रैल 2018 में हुआ था, 15 लाख लोग एक दिन के लिए संघ बनकर इकट्ठा आए थे रास्ते पर, फिर से एट्रोसिटी एक्ट रीइंस्टिट्यूट हुआ था। आज भी आपके अधिकार, संविधान को अगर आप फिर से वैसा ही पाना चाहते हो, पूर्ण स्वरूप में, उससे भी बेहतर, तो 51% में इकट्ठा आ जाओ, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, इसमें आपकी जान भी जा सकती है, आपकी जिंदगी भी खत्म हो सकती है, और 50, 60, 100 साल भी लग सकते हैं, पर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पुरखों ने अपनी जिंदगियां नौछावर कर दी आज का जो हमारी स्थिति है उसके लिए। तो पुरखों से यही बात लेनी है, और हमारा कल्चर इस्टेब्लिश करके उसका प्रचार प्रसार करना है। अगर मेरी बात, अगर कुछ गलत हुई हो या किसी को आहत पहुंचा हो, तो सारा समन संघ यहाँ पर उपस्थित है, मैं सभी को क्षमा चाहूंगा। और आज को हमारा जो पुराना त्योहार है, उसको ठीक तरीके से क्रिटिकल एनालिसिस करके, लैब टेस्ट करके अगर आप जानोगे, तो अच्छा, असलियत वाला, सही, सच्चा त्योहार हमको नजर आएगा। तो इतनी बात मैं करता हूँ, समन संघ से माफी चाहता हूँ। 3-4 दिनों से किडनी रोग के विषय में संदर्भ में मैंने अपने विचारों को यहाँ प्रस्तुत किया। आज मैं लीवर से संबंधित रोगों का कारण और निवारण, क्योंकि पहले तो हमें कारण का पता लगाना चाहिए। अगर कारण हमें पता लग जाता है तो फिर निवारण उसका आसान है, उपचार आसान है, और ठीक होना भी आसान है। क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं हमारा जो खान पान, रहन सहन, दिनचर्या और सोच, क्योंकि हर व्यक्ति आज जान रहा है कि 90% साइकोसोमेटिक रोग हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारे भोजन का भी है। तो लीवर हमारे शरीर का एक अहम अंग है। अहम अंग इस सेंस में कि जो भी हम भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, सॉल्ट्स, विटामिन, उसका सारा एनालिसिस करने का काम हमारा लीवर ही करता है। और उसमें एंजाइम्स, हार्मोन्स जब मिलते हैं तब वो डाइजेस्ट होता है, और रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, वीर्य, सात धातुओं में परिणित होता है। अगर हमारा लीवर ठीक से काम ना करे तो कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं होती है और एब्जॉर्ब ठीक से नहीं होती है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी डिफिशियंसी हो जाती है। हम कैल्शियम भी ले रहे होते हैं, वो भी एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वेस्ट चला जाता है। मिनरल्स और विटामिन जो भी हैं, तो जितनी भी डिफिशियंसी हो रही है वो सिर्फ ड्यू टू लीवर की वजह से। हमारा कहने का मतलब, हमारी बॉडी का अहम अंग लीवर है और बॉडी का रिजर्व बैंक है। जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था का कंट्रोल करने का काम हमारा रिजर्व बैंक करता है, उसी तरीके से हमारे शरीर के हार्मोनल ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने का काम हमारा लीवर ही करता है। अगर लीवर हमारा ठीक है तो जो भी दवा हम लेंगे वो डाइजेस्ट होकर के हमारे शरीर को स्वस्थ करने का काम करेगा। जो भी भोजन हम करेंगे उसको ठीक से डाइजेस्ट करके शरीर को एनर्जी देने का काम करेगा। अगर लीवर गड़बड़ा है तो फिर पैंक्रियाज भी गड़बड़ होता है, थायराइड भी होता है, पिट्यूटरी भी, एड्रिनल भी, सारी एंडोक्राइन सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होता है। तो सबसे पहली आवश्यकता है हमें अपने लीवर को ठीक रखना है। लीवर को क्लीन करने के लिए बहुत आवश्यक है, उसको कभी कभी हमें रेस्ट देने की भी आवश्यकता है। खान पान की गड़बड़ी की वजह से
अनिद्रा की शिकायत की वजह से, नींद प्राप्त न लेने की वजह से, भोजन में ज्यादा चिकनाई वाला, तली चिकनाई वाली चीजें ज्यादा खाने से, तो अगर इस तरीके का जॉन्डिस कभी हो गया और उसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, क्योंकि उसको ठीक होने में मिनिमम कम से कम 3 महीने तो चाहिए ही, और उसको काफी समय तक बेड रेस्ट भी चाहिए, और उसको पानी पर्याप्त पीना चाहिए, मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए। अगर ये उसको मिलता रहे, लीवर को देता रहे, और ग्लूकोज वाली डाइट उसको विशेष रूप से जरूरत। तो यहाँ जो भी इस तरीके के रोग होते हैं, चाहे वो लीवर सिरोसिस हो, चाहे जॉन्डिस हो, चाहे फाइब्रोसिस हो, इन सब का एक ही उपचार है, भोजन को बदलना और शरीर को रेस्ट देना, लीवर को रेस्ट देना। अब मान लीजिए रिच प्रोटीन आप ज्यादा ले रहे हैं या फैट ज्यादा ले रहे हैं, चिकनाई ज्यादा ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से लीवर के ऊपर लोड पड़ता ही है। तो इसको सबसे बड़ी जरूरत यही है कि हम पहले तो ये जान लें, एक तो टेस्ट बहुत जरूरी है कि प्रॉपर इलाज करने के पहले में पूरा टेस्ट होना चाहिए, कम से कम सीबीसी है, एलएफटी है, ईएसआर है, ब्लड प्रोफाइल पूरा हमें करा लेने की जरूरत है, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे शरीर में ब्लड से जो जानकारियां हो सकती हैं उनको हमें जानकारी लें। इसके बाद फिर अगर जरूरत हो तो अल्ट्रासाउंड भी करा लें। अगर प्रॉपर डायग्नोसिस हो गया तो निश्चित रूप से इलाज फिर बहुत आसान हो जाता है। तो अब इसमें यही जरूरत है कि हम अपने आप को पहले देखें, उसको समझें, और इसके बाद फिर उपचार करें। इसको ठीक करने के लिए हमें संयम की जरूरत है, प्रॉपर डायग्नोस की जरूरत है, और अगर संयम बरत लेंगे तो लीवर फाइब्रोसिस हो, लंग्स फाइब्रोसिस हो, चाहे सिरोसिस हो, चाहे जॉन्डिस हो, कोई भी रोग हो, आप ठीक हो सकते हैं। क्योंकि इसको शुरुआत, मेरी चिकित्सा की शुरुआत, मेरे फादर को लीवर कैंसर हुआ था 66 में, और उनका ऑपरेशन हुआ। हम उस समय नहीं बचा सके, मैं केवल इंटर का फाइनल का स्टूडेंट था, लेकिन उनकी सेवा में कोई कसर नहीं हुई, हर तरीके का अच्छे से अच्छा इलाज हुआ, लेकिन वो बच नहीं पाए। बस उसी समय से मेरा स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहने लगा। फिर मुझे अपने आप को ठीक होने में 2.5 साल लगा। मेरा प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति समर्पण हुआ, और आज इसी वजह से क्रानिक रोगी हमारे यहाँ से ठीक होते हैं। और कल इसके विषय में सभी लोग जो भी जुड़े हुए हैं पोर्टल में, आप अधिक से अधिक लोग आए, और कल इसके विषय में पूरा उपचार A to Z मैं बताऊंगा, जिससे आपका लीवर ठीक हो। और हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने लीवर को पहले ठीक करना जरूरी है। कोई भी रोग आएगा और छोटा मोटा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। संगम नमामि, मेरे बोलने में किसी को कोई हर्ट हुआ हो तो संग मुझे माफ करें, संग मुझे माफ करें, संग मुझे माफ करें। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।